10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 की गणित का एक सैम्पल पेपर आपके सामने है और ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर 13 फरवरी 2024 को जो आपके एमपी बोर्ड वालों के जो मैथ्स का पेपर होगा वो सेम इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। साथ ही जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप यूपी बोर्ड के हो या उत्तराखंड बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके मैथ्स के कई सारे क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी प्रकार से ज़रूर से सोल्व करना है ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, ये आप सेव कर लेना। इसके ऊपर आप अपना जो सवाल वगैरह वो भेज सकते हैं अगर आपको गणित में कोई समस्या है तो। और पीडीएफ वगैरह आपको मॉडल पेपर की आपके जो स्टेट बोर्ड है इनकी इस ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो 13 फरवरी 2024 को जो गणित का पेपर होगा एमपी बोर्ड का वो सेम आपके इसी प्रकार का आने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि आपके ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर आप इसमें लिखना है। तो सवाल को अगर आपको सोल्व करना पड़ेगा पहले, तो फिर इसका सही उत्तर देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विकल्प चुनकर लिखना है, सही विकल्प कौन सा है। आपको इसमें HCF ज्ञात करना है 91 का और 21 का। तो 91 और 21 का HCF ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 21 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं देंगे, 3 का जाएगा। 3 का भाग 7 बार जाएगा और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से भाग देंगे 91 में। 91 में 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही हम 7 का भाग देंगे जो 9 में 1 बार जाएगा, 21 में 3 बार जाएगा, फिर 13 में देंगे, 13 का 1 बार जाएगा। तो HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो हमारा HCF होता है। जो दोनों में कॉमन है वो हमारा HCF होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 है, इसमें भी कॉमन, सॉरी इसमें कॉमन 7 है, उसमें भी कॉमन 7 है। तो हमारा HCF है वो कितना हो जाएगा, HCF बराबर क्या आएगा आपके यहाँ पे 7 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 का हल कैसा होगा। उसके लिए आपको अनुपात चेक करने पड़ेंगे। a1/a2 निकालना पड़ेगा, b1/b2 निकालना पड़ेगा और c1/c2 निकालना पड़ेगा। a1/a2, a1 का मान कितना है 1 है और a2 का मान कितना -3 है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1/b2 लिखेंगे। तो b1 का मान कितना है और b2 का मान कितना है। तो b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ पे -6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा आपके 2 का भाग 6 में -3 बार जाएगा। तो a1/a2 और b1/b2 दोनों तो सेम ही है। अब एक को इसमें चेक करना है c1/c2। c1 का मान कितना है, इसमें 5 है और इसमें 1 है, तो 5/1, यानी कि इसमें दो चीज़ तो बराबर है। a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन तीसरा मान इसके बराबर नहीं है। तो ऐसा कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा होती है तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इनसे जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखाओं वाला बनेगा और समांतर रेखाओं से हम कोई हल प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आपका तीसरा है, ये द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार का शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होता है हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a आपके सी वाला ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये शून्यकों का गुणनफल पूछता तो हम अल्फा × बीटा करते हैं, जिसको हम c/a लिखते हैं। तो c/a जो है वो आपका शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको द्विघात समीकरण है x² - 4x + 4, इसका विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है। विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, b² - 4ac, ये इसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसको हम d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, इसलिए इसको हम d से लिखते हैं। इसमें abc के मान लिख लो। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना है +4। तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है +4।
तो -4 का स्क्वायर करें तो प्लस के 16, -4 को 1 से 4 एकम 4 और 4 को 4 से करें तो 16 ही आ जाएगा। तो 16 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब d का मान या b² - 4ac इसका जो मान है वो 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इसमें तो केवल विविक्तिकर का मान ही पूछा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इसके मूलों की प्रकृति पूछे तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो विविक्तिकर का मान तो आ गया इसमें हमारा 0 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का कोई एक बिंदु है, उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त के ऊपर हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये वाला बिंदु है, यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले सवाल में आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो इसको हम ले लेंगे, एक को ले लेते हैं हम a जो 0,5 है और दूसरे को ले लेते हैं b जो कि -5,0 है, -5,0। अब इसको मान लेते हैं ये x1 और ये y1, ये वाला x2 है और ये y2 है। अब दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें। दूरी सूत्र क्या होता है, AB या PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान -5 है, यहाँ लिखेंगे -5 माइनस x1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर। -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे। 0 में से 5 जाएगा तो -5 इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो -5 को -5 से स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 25 प्लस इधर भी कितना आएगा 25 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा √50। √50 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे 25 बार, 25 में 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। अब जो संख्या यहाँ पे दे रखी है आपको इनके जोड़े बनाने, तो 5 का एक जोड़ा बन जाएगा तो इस 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 5 √2 21 का आंसर होगा। तो 5 √2 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, ये अपने क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। तो ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम आपको जो रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो जिसके जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं। तो त्रिघात है तो उसके शून्यक भी कितने प्राप्त होंगे, 3 ही प्राप्त होंगे। कोई द्विघात है तो उसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। कोई रेखिक है जिसकी घात 1 होती है इसको हम रेखिक कहते हैं, रेखिक वाले का 1 प्राप्त होता है। इसका अगला प्रश्न यह है कि श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो श्रीधराचार्य ने जो सूत्र प्रतिपादित किया था उसको अभी द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्विघाती सूत्र। और आपको द्विघाती सूत्र याद होना चाहिए, वो क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपन में कितना आएगा 2a आएगा। इस प्रकार से आपको ये द्विघाती सूत्र पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, समांतर श्रेणी। इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 है तो 5 का पहाड़ा हो रहा है, 5, 10, 15, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दहाई कितना होगा 50 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना आएगा इसमें आपके 50 आ जाएगा। ये तो इसमें हमने डायरेक्ट पहाड़ा बोल के बताया। सूत्र से इसको हल करेंगे तो ये a बराबर कितना है इसमें a बराबर 5 है और d बराबर 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। और n का मान कितना है, n बराबर इसमें 10 है। तो इसमें आपको लगाना है दूरी सूत्र, सॉरी ये nवां पद का सूत्र an बराबर ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लिखेंगे an की जगह पे तो a 10 हो जाएगा। पहला पद कितना है 5 है प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। यहाँ आएगा आपके 5 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू 5, 9 को 5 से गुणा करें तो 45 प्लस 5 हो जाएगा।
45 और 5 कितने हो गए 50। ऐसे आपको इसका जो 10वां पद है वो 50 ज्ञात करके बता सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा यहाँ पे 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे हैं, समरूप कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज के अलावा आपको एक याद रखना है वर्ग, और एक आपको याद रखना है वृत्त। ये दोनों भी क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं। जितने भी आप वर्ग लेंगे, वर्ग भी समरूप होते हैं, और सारे के सारे वृत्त भी समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। अब तीसरे क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। एक पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक सर्वसमीका है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर हम 1 लिखेंगे। दूसरा है टेन 90 माइनस ए, तो ये आपके कोट ए के बराबर होता है। टेन 90 माइनस ए पूरक सूत्र होता है कोट 90 माइनस कोट ए के बराबर। 5 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, इसका मान 1 होता है, तो 5 × 1 बराबर 5 उत्तर आएगा, जो कि आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है। फिर आपके चौथा क्वेश्चन इसका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या L इंटू बी इंटू एच, LBH भी लिखते हैं इसको, LBH। तो LBH आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर के दो या a की घात 2 के दो, दोनों एक ही है। तो इसका हम सूत्र लिखेंगे ये a स्क्वायर। PE प्लस PE बार का जो मान है वो कितना होता है, तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का जो योग है वो हमेशा 1 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें मिलान कर लें। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है। ये चौथे क्वेश्चन में प्रत्येक का एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना है। या तो एक शब्द में उत्तर आ जाएगा या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर इसका देना है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये एक आपको डायग्राम दे रखा है इस प्रकार का, और इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। तो ये जितनी बार एक्स को काट रहा है उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें शून्यकों की संख्या बराबर उत्तर कितना आएगा, इसमें 4 आ जाएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम बहुलक वर्ग। फिर तीसरा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखना है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है। फिर आपको उन्नयन कोण की परिभाषा लिखनी है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, एक तो होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ये दृष्टि रेखा। इनके बीच का जो कोण है, इनके बीच का जो झुकाव है वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये वाला जो कोण होगा ये तो आपकी दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा, और ये आपके क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का जो बीच का जो कोण है इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रकार से। चौथा क्वेश्चन आपके पांचवा है ये कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। एक कोई वृत्त है और इसकी कोई एक स्पर्श रेखा है, तो आपको इसमें इसकी जो स्पर्श रेखा है उसको ये वाला बिंदु और इसकी जो त्रिज्या है, वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शंकु का आयतन का सूत्र लिखना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र लिखेंगे, आयतन शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। तो हमें पहले 10वां पद इसका ज्ञात करना पड़ेगा। पहला पद कितना है, a बराबर कितना है, इसमें 10 है। d बराबर कितना है, तो 7 में से 10 को घटाएंगे जो कितना आएगा, -3 आएगा। और n बराबर इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे इसमें nवां पद, an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। पहला पद कितना है, 10 है, प्लस n का मान 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है, -3 है, तो कोष्ठक में बंद करना है। ये आएगा आपके 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू -3, 9 को -3 से गुणा करें तो 27 आएगा ये। तो 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 27, 10 में से 27 जाएंगे तो माइनस के 17 बचेंगे। तो क्या इसका 10वां पद -17 है, तो हाँ इसका 10वां पद -17 है, ये आपके सत्य होगा। तो इसमें क्या बना है आपको, सत्य। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होता है, उनका अनुपात बराबर होता है, तो ये आपके असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो ये भी आपके असत्य होगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। तो पूरे गोले का आयतन है, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे गोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना, 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 के पार से 4 2 बार कट जाएंगे, तो उत्तर क्या आएगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका अर्धगोले का आयतन होता है, तो ये आपके असत्य होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई जो L बराबर θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आपको लिखना है यहाँ पे सत्य। 2 समरूप भुजाओं की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी सत्य है। 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपात में होता है या समान होता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन किए हमने, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दे रखे थे, 6 × 5 किंतु 6 पंजे 30 नंबर के क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम से, आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, MP बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के, तो सभी के लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका ये 6ठा है, जिसमें आपको 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 40 के गुणनखंड करना है। 140 के सबसे पहले 140 में भाग देंगे 2 का, जो कितने बार जाएगा, 70 बार जाएगा। 70 में 2 का भाग देंगे जो 35 बार जाएगा। 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग 7 बार जाएगा, और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, ये इसका उत्तर आपको लिख लेना है। इसी सवाल में पूछे कि इसका घात रूप लिखो, इसका घात रूप लिखो, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 की घात होगी 2 × 5 की घात 1 × 7 की घात 1 हो जाएगी। ये इसकी घात का घात रूप में हो गया। इसमें आपको पूछे घातों का योग, घातों का योग, तो घात की जो ऊपर ऊपर घात है इसकी योग कर लेनी है, 2 + 1 + 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल गुणनफल के रूप में पूछा है, तो यही अपना उत्तर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि HCF और LCM इसमें आपको ज्ञात करना है। HCF तो दे रखा है 9 है इसका आपको LCM ज्ञात करना है। तो इसमें आपको 2 संख्याओं का HCF दे रखा है, इसमें A जो नंबर है वो आपको मान लेना है 306, और B वाला जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर है 657, और इनका HCF हमें पता है कितना है, 9 है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है, LCM बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल A × B बराबर LCM × HCF। A का मान कितना है, A का मान है हमारे इसमें 306, तो यहाँ लिखेंगे हम 306 × B का मान कितना है 657,
बराबर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम का एलसीएम ही लिखेंगे और एचसीएफ की जगह कितना लिखेंगे 9। एलसीएम ज्ञात करना है तो इस 9 को यहाँ से हटाएंगे, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 9 बराबर क्या आएगा आपका एलसीएम। अब 9 के पारे से आप तो चाहे तो 306 को काट दो या चाहे तो आप इसमें 657 को काट दो, तो हम इस 657 को काट रहे हैं, कट जाएंगे ये क्योंकि इनकी जोड़ 18 हो रही है, 6 और 5 11 और 7 18 हो रही, तो ये 9 के पार से कट जाएंगे, 9 एकम 9 और 9 7 63 और कितने बचेंगे 2 बचेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 9 3 27, ये 73 बार कट जाएगा। तो अब आपके पास जो संख्या है वो 306 इंटू 73 है। अब 306 और 73 को यहाँ पे गुणा करके उत्तर लिख लेना है, वही अपने आंसर आएंगे। तो गुणा करेंगे इनको तो इसका उत्तर आएगा आपके 22,338। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा। बस आपको ये एलसीएम इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। अगला सवाल हल करते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि शून्य ज्ञात करने, क्या दे रखा आपको, बहुपद दे रखा है 4u², बहुपद दे रखा आपको 4u² प्लस 8u, तो इसमें से हम कॉमन निकाल के इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसमें से देखो एक तो 4 कॉमन आएगा, एक तो हम 4 कॉमन निकालेंगे, एक इसमें u दोनों में है, एक u भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 और u इन दोनों को हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो एक तो 4 और एक u, इसमें क्या बचेगा, एक तो u बचेगा और एक 4 u बाहर आ गए तो इसमें 2 बचेंगे, दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो 4u बराबर 0 और एक आपका u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान कितना आ जाएगा इसमें, तो 0, क्योंकि 4 का भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा, इसमें u बराबर ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो ये एक द्विघात शून्य के, तो इसके 2 शून्य प्राप्त हुए, एक तो 0 और एक हमारा माइनस का 2। ऐसे आपको इनका जो शून्य के वो ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 15x² प्लस 12x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। c का मान कितना इसमें निकाल लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास में 15, b बराबर कितना है 12, c बराबर कितना है 7, तो c का मान अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c बटा a इनकी 7 बटे 15, ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। तो इसमें आपको इनकी तुलना करनी पड़ेगी, इसमें a1 का मान निकालना पड़ेगा। इसमें a1 का मान कितना है, a1 बराबर 5 है, b1 कितना है, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें माइनस के 4 है, और c1 बराबर कितना है, प्लस के 8 है। इसी प्रकार से हम इसमें a2 का मान देख लेंगे, तो a2 का मान कितना है 7 है, b2 कितना है 6 है, और c2 कितना है माइनस के 9 है। इनके मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, a1 बटा a2, ये देखो a1 का मान तो 5 है और a2 का मान 7 है, नहीं कटेंगे यही रखेंगे। b1 का मान कितना है माइनस का 4, b1 का मान माइनस का 4 और b2 का मान प्लस का 6, 2 के पार से कट जाएंगे, माइनस के 2 बटा 3 आएंगे। इसी प्रकार से c1 बटा c2, c1 का मान इसमें है 8 और c2 का मान कितना है माइनस के 9। देखो न तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, नहीं a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2, कोई इसमें बराबर नहीं है। तो ये वही बात है कि a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई बराबर नहीं हो, तो वो जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसकी शर्त ये बतानी है कि a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अतः रेखाएं जो है वो कैसे होगी, निम्न रेखाएं वो प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ये 2 बराबर आ जाते हैं तो फिर वो समांतर होती है, और तीनों ही बराबर होते हैं तो वो समपाती होती हैं। नेक्स्ट है इसका दूसरा सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है।
तो इसमें आप कोई सी भी विधि लगा के हल कर सकते हैं, इसमें कोई विधि नहीं पूछी है। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को लिखते हैं और जो सेम गुणांक वाले जो चर हैं उनको हम यहाँ से गायब करते हैं। तो इसमें x भी सेम गुणांक है और y भी सेम गुणांक है, लेकिन x दोनों प्लस के और y एक प्लस एक माइनस है, तो हम इनको जोड़ लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 का मान है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 14, दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4। इनको जब हम हल करेंगे तो ये y से y कट जाएगा। x और x कितना हो गया, 2x, और 14 और 4 कितने हो गए, 18 हो गए। x का मान ज्ञात करना है तो 2 का भाग देंगे 18 में, जो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो x का मान कितना है इसमें, 9। y का मान ज्ञात करना है तो इसमें x प्लस वाई बराबर 14 करेंगे। ये x प्लस वाई बराबर 14, इसमें x का मान कितना है, 9 प्लस वाई बराबर 14। प्लस के 9 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर 14 माइनस 9। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, आपके 5 आ जाएगा। x का मान तो इसमें 9 है और y का मान इसमें प्लस के 5 है। इसी प्रकार से आपको सवाल को हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जिसका पहला पद 10 और सार्वंतर भी 10 है। तो इसके हम 4 पद लिख लेते हैं। इसमें a बराबर कितना है, a बराबर तो है हमारे पास में 10, और d बराबर कितना है, वो भी आपके 10 है। इसमें आपको n बराबर 4 तक के पद निकालने हैं, 1 2 3 4 निकालना है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो ये a1 तो है, अब आपको a2 निकालना है। तो a2 का सूत्र क्या होगा, a प्लस डी, पहला पद में d जोड़ेंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 बराबर दूसरा पद कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3, तीसरा पद बराबर क्या होगा, a2 प्लस डी, दूसरे पद में d जोड़ेंगे, दूसरा पद कितना है 20 और d का मान कितना है 10, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपके 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पद a4 बराबर क्या आएगा, a3 प्लस डी, तीसरा पद कितना है 30 प्लस डी कितना है 10, 30 और 10 कितना होगा 40। तो 10 20 30 40 ये हमारी AP हो जाएगी। AP बराबर क्या लिखेंगे, 10 20 30 40, ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा वाला है आपके कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद तो बहुत ही आसान है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखना बहुत ही आसान है। उसका शुरू का पद लिख लो। प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ निकालनी, इसमें सार्व अंतर, सार्व अंतर जो क्या होता है, d होता है। सार्व अंतर d बराबर सूत्र होता है इसका a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, माइनस का 1, माइनस a1 कितना है, माइनस के 5। ये होगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 5, माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। तो सार्वंत्र कितना आएगा, इसमें 4 आ जाएगा। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखना है कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, उनका जो आवश्यक प्रतिबंध है वो लिखना है। एक तो पहला प्रतिबंध तो ये है कि उसके संगत कोण बराबर हो। पहला तो ये है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। सेकंड क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। बस ये आपको दोनों शर्तें याद कर लेनी है। थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, यही हमारी थेल्स प्रमेय होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसमें बिंदु दे रखा है, ये P है हमारे पास में 2,3 और Q क्या है हमारे पास में 4,1। तो ये तो हो जाएगा हमारा x1 और y1 और ये होगा हमारा x2 और y2। दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 कितना है, 4 है, तो 4 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो कितना जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। यही इसका आंसर होगा। फिर आपके अगला सवाल है, बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है मध्य बिंदु बराबर, ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। मान लिख लेंगे हम इनके। तो x1 का मान कितना है a प्लस x2 कितना है माइनस a, ये माइनस a और बटे में 2। y1 का मान b प्लस y2 कितना है माइनस का b बटे में 2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a में से a जाएगा तो 0 बटे 2 और b में से b जाएगा तो 0 बटे 2 बचेंगे। 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0,0 आंसर आएगा। 0,0 क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक। इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें का अथवा वाला। 12वें के अथवा में आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो 2 बिंदु दे रखे हैं, -1 और 7, 4 और -3। ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको इसमें जो विभाजन सूत्र लगा के इसको हल करना है। तो विभाजन सूत्र हम यहाँ पे लगा लेंगे। पहले हम a और b के मान लिख लेते हैं। तो a क्या है हमारे पास में और b क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा सवाल a और b है। इसमें a जो है x1 y1 है और ये b हमारा x2 और y2 है। ये p x, y है, इसको वैसे भी रख लेंगे। ये m1 और m2 है, m1 और ये वाला m2 है। फिर इसमें सूत्र लगेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र ये है हमारे पास में p x, y बराबर, ये आएगा आपके m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। इन सभी के मान लिख लेंगे हम इनमें। तो मान लिखेंगे तो हमारे पास में है m1 तो है 2 गुणा x2 है हमारे पास में 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1 है माइनस का 1 बटे में कितने आएंगे, m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। सेम m1 का मान 2, y2 कितना है माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 बटे में कितना आएंगे, 2 प्लस 3। इसको हम हल करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे में 5 कोष्टक 2 तिया माइनस के 6 प्लस 3 सतो 21 और बटे में 5। माइनस के 6 प्लस का 21 कितना होगा, 15 हो जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा, तो 5 बटे 5 और 15 बटे 5। 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा और 15 में 5 का भाग 3 बार जाएगा। तो जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y बराबर 1,3 हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है, ये 13वां सवाल है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम साइन के अंदर जो क्या क्या चीज़ें और कोस को ज्ञात करने और टेन को ज्ञात करने के लिए आपको लाल कक्का देखना पड़ेगा। लाल कक्का, ये तो है कोस आधार बटे कर्ण और ये हमारा टेन लंब बटे आधार। हमें दे रखा है इसमें लंब बटे कर्ण, साइन दे रखा जो कि लंब बटे कर्ण है। तो इससे पहले आपको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार को ज्ञात करते हैं। तो इसमें साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर कितना है, 3/4। तो ये साइन ए बराबर 3/4 है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ये त्रिभुज बनाइए हम समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब और कर्ण को लिख लेंगे।
तो ये कोण ले लेते हैं हम, इसमें ए है ये हमारा, ये बी है और ये वाला सी है। जो कोण है उसके सामने वाला लंब होता है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली कर्ण होती है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। तो लंब का मान 3 है और आधार का कर्ण का मान कितना है, 4 है। आपको ज्ञात करना है इसमें आधार। आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का मान कितना है, 4 है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस बराबर आधार कितना है ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर, लंब कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 इधर आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट। 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, तो अंडर रूट 7। हमारा आधार कितना है, अंडर रूट 7। अब आपको ज्ञात करना है साइन ए से कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, लाल कक्का लिखेंगे हम इसमें पहले, लाल कक्का LAL KKA। ये लंब बटा कर्ण तो ये साइन है, आधार बटे जो कर्ण होता है वो कॉस होता है, इसको लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार कितना है, आधार आया हमारे अंडर रूट 7 और बटे में कर्ण कितना है 4 है। इसी प्रकार से tan A लंब बटे आधार होता है। तो लंब और आधार के मान इसमें लिख लेते हैं। लंब का मान कितना है, तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, लंब का मान है इसमें आपके 3 और बटे आधार कितना है अंडर रूट 7 है। बस यही अपनी क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको जो दे रखा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ वृत्त के केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा जो है PQ उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो एक आपको इसमें चित्र बनाना है इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या आपकी कितनी है 5 है, त्रिज्या ये 5 है और इसी त्रिज्या पर आपको एक बिंदु P लेना है और ये आपका बिंदु O है। ये बाहर कोई बिंदु है Q है जिससे इस प्रकार मिलती है और ये वाली स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये कितना है आपके OQ बराबर 12 है। तो आपको इससे PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो इसका चित्र हम वापस बना के इसको, तो ये आपके सामने एक 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है जिसकी बिंदु स्पर्श रेखा वो PQ है, ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये O से Q तक की लंबाई में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसी स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये जो PQ है वो हमारी क्या है, इसमें स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसमें देखेंगे चित्र से, जो O, P और Q है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। तो ये तो इसका स्पर्श रेखा वो इसका आधार है, ये क्या इसका आधार है और ये है इसका लंब और ये दे रखा है इसका कर्ण और आधार हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण की जगह पे लिखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार की जगह लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर प्लस लंब की जगह लिखेंगे, अच्छा आधार की जगह पे PQ भी लिख सकते हैं, तो PQ का स्क्वायर कर दो। लंब की जगह पे इसकी त्रिज्या कितनी है, लंब 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। आपको 12 का वर्ग करना है तो 144 होता है और इसमें स्पर्श रेखा PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 144 माइनस 25 25 और बराबर में क्या आएगा PQ का स्क्वायर। इसमें आपको माइनस करना है तो ये 119 बचेंगे, कितने बचेंगे 119 बचेंगे बराबर PQ का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा अंडर रूट 119, आंसर इसका होगा। तो PQ की जो स्पर्श रेखा है PQ उसकी लंबाई कितनी है, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो यही इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके ये 15वां है, जिसमें आपको 6 सेमी एक त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण यहाँ पे दे रखा है आपको 60 डिग्री।
तो इसमें आर बराबर तो है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है, और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो इसमें आपको एरिया ज्ञात करना है, जो त्रिज्यखंड है उसका एरिया आपको ज्ञात करना है। ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका ये वाला सूत्र लगा के इसको हम हल करते हैं। तो इसमें आपको कोण और थीटा का मान इसमें दे रखा है, आर का मान दे रखा है 6 और 60। तो इसमें लिखेंगे हम सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम पाई और आर का मान इसमें लिख लेते हैं। थीटा का मान 60 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 बटे 360, 60 बटे 360 इंटू पाई का मान कितना है 22 बटा 7 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22 बटा 7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है इसमें 6, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 के पार से 36, 6 बार कटेंगे, और 1 6 से इधर वाले 6 कट जाएंगे। अब जो बची हुई संख्या इसको हम यहाँ पे गुणा करके लिख लेंगे। संख्या बच रही ऊपर तो 12 इंटू 6, सॉरी 22 इंटू 6, और नीचे बच रहे हैं 7। 22 संख्या कितने होते हैं 132, 132 में 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 पंजे 7 एकम 7, फिर बचेंगे आपके इसमें 6, तो कितने हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सॉरी 62 हो जाएंगे इसमें। 62 में भाग जाएगा वापस वही 7 8 56, 8 बार कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 60 हो जाएंगे। 60 में भाग जाएगा 7 6 42, 7 8 56, वापस वही 8 बार भाग जाएगा 56, 40 बचेंगे, 7 पंजे 35, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है ये 16वां आपके ये, इसमें आपको ये चेक करना है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसमें से अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 और 5, बस 3 ही अंक होंगे। कुल परिणाम कितने हैं 6 हैं, तो अनुकूल परिणाम तो इसमें 3 और कुल परिणाम 6, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। या फिर आपको इसमें इसका दूसरा सवाल हल करना है, 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, इसमें से एक कंचा निकाला जाता है, उसके सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 और 8 13 और 4 17, तो कुल तो हो जाएंगे 17। ठीक है, 5 + 8 + 4 बराबर 17, ये तो कुल परिणाम है। अब सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने हैं, सफ़ेद होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा हमारा सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम, यानी कि 8 बटे कुल परिणाम है 17, तो 8 बटा 17 इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि पी बराबर 0.05 और ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये दे रखा है कि पी बराबर कितना है 0.05, हमें ज्ञात करनी है ई नहीं, या इसको हम लिख सकते हैं प्रायिकता ई बार, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं प्रायिकता ई नहीं, दोनों में से कोई एक चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। इसका सूत्र ये होता है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो जोड़ है वो हमेशा 1 होता है। तो होने की प्रायिकता का जोड़ 0.05 दे रखा है, आपको नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा पी बार बराबर 1। ये 0.05 को बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी बार बराबर 1 - 0.05। अब 1 में से 0.05 को घटाना मतलब 1 के पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1.00 लिख के 0.05 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपके 0.95। तो 0.95 इसके क्या होंगे आंसर होंगे। फिर इसके 8वां क्वेश्चन आपके ये 17वें का, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5, यही विषम संख्या है। कुल परिणाम कितने होंगे, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 होंगे, इसमें से अनुकूल परिणाम कितने 3 हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी विषम संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 3 के पार से 6 को काटेंगे तो 1/2 इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आइए इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो ये जो 2x² माइनस 3x प्लस 5 हैं, इसका जो मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 2 है, b बराबर कितना है -3 है और c बराबर कितना है 5 है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विविक्तिकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना -3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a 2 है और c कितना है, c है 5। इनको यहाँ पे हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस के 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 9 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 31 बचेंगे। अब ये संख्या माइनस में आ गई, इसका मतलब d का जो मान है वो 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा होता है, या b² माइनस 4ac, ठीक है, ये इसकी जगह पे b² माइनस 4ac, इसका मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, तो उसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अगर यही d इसमें बराबर आ जाता, ठीक है, इसके अलावा सवाल है ये कि d बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ये बराबर है तो मूल भी बराबर होते हैं, और ये 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन इसके मूल दोनों ही अलग अलग होंगे। अगला सवाल है, दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 मीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें ये दे रखा है कि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो दो घन जब हम मिलाएंगे तो इनका जो लंबाई है उसमें परिवर्तन आएगा, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब भी दो घनों को एक साथ मिलाया जाता है तो वो हमेशा एक घनाभ का रूप बनता है। तो ये एक घन का हम पहले आयतन ज्ञात करके इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इसका आयतन कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो इसकी 64 से इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का आयतन कितना दे रखा है, घन का आयतन ये दे रखा है 64 मीटर क्यूब। अब आपको घन के आयतन का सूत्र लगाना है, वो क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा क्यूब बराबर 64। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 64 और ये क्यूब रूट आ जाएगा। अब 64 के वर्गमूल ज्ञात करें तो 64 किसके वर्ग है, घन है, 64 4 के घन है, तो 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो ये एक कितनी की लंबाई हो गई, इसमें एक बराबर तो है, इसमें 4, एक और जोड़ेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इसकी चौड़ाई 4 ही रहेगी और इसकी ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। ये एक जो घन बना है, ये वाला घन आपको पूरा, इसमें आपकी जो लंबाई है वो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई है। तो 4 और 4 8 हो जाएगी। तो इसमें आपको घनाभ की लंबाई लिखनी है, घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ एक लाइन लिख लेने की, दो घनों को जोड़ने पर एक घनाभ प्राप्त होता है। चौड़ाई कितनी है, वही चौड़ाई सेम 4, और ऊंचाई कितनी है, वो भी 4 ही है। अब आपको इसमें घनाभ का आयतन का सूत्र लगाना है। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय पूछा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 इंटू लंबाई का मान कितना है, 8 है, तो लंबाई की जगह पे 8 लिखेंगे, इंटू चौड़ाई कितनी है 4, प्लस चौड़ाई 4 इंटू ऊंचाई 4 प्लस ऊंचाई 4 और इंटू लंबाई कितनी है 8 है। हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2 कोष्टक 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, कितना हो गया ये, 16 पंजे 80 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 80, 80 को 2 से गुणा करें तो 160 सेंटीमीटर
क्यूब, अगर ये मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 35 नगरों की माध्य साक्षरता दर दर्शाई गई है और इसमें माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी है। तो पहले ये साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए आड़ी सारणी की हम खड़ी सारणी बनाएंगे। ये सवाल है, इसकी हम वापस खड़ी सारणी बना लेते हैं। तो लाइन खींचनी आपको, फिर आपको यहाँ लिख लेना है साक्षरता दर, यहाँ लिखेंगे हम साक्षरता दर लिख लेंगे। तो यहाँ आएगा आपके साक्षरता दर। साक्षरता दर कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 45 से लगा के 95 तक है। तो आपको 45 से 95 तक का लिख लेना है। क्या क्या लिखेंगे इसमें हम, 45 से 55 और 55 से 65, फिर 65 से 75 और 75 से 85, फिर 85 से 95। तो ये आपके जो टोटल 5 नंबर है वो लिख लेने हैं। फिर आपको इसमें क्या है, एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम वो मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर पे मध्यमान, वो क्या होता है, एक्स होता है। एक्स इन दोनों की जोड़ का आधा होता है। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो उसका आधा हमारा एक्स आएगा। 2 का भाग देना पड़ेगा, फिर इसमें 45 प्लस 55 और बटे 2 करेंगे। ये 45 जो इसको निम्न सीमा कहते हैं, 55 को ऊपरी सीमा कहा जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 में 2 का भाग देंगे 50 आएगा। ये कितना है आपके 50। इन दोनों के बीच की संख्या कितनी, 50 है। 55 और 65 के बीच में 60 है और 65 और 75 के बीच में 70 है और 75 और 85 के बीच में 80 है। 80 और 95 के बीच में, 85 और 95 के बीच में वो है हमारा 90। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नगरों की संख्या f, जिसको हम बारंबारता कहते हैं। f क्या क्या है, एक तो है हमारा 3, एक 10, एक 11, एक 8 और एक 3। ये लिखने के बाद में फिर आपको fx वाली जो सारणी है वो बना लेनी है। fx में क्या करना पड़ेगा, f को x से गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 50 और 3 को गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 150 हो जाएगा। 60 को 10 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। 70 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 77, यानी कि 770 हो जाएगा। 80 को 8 से करेंगे 8 8 64, 640 हो जाएगा। 90 को 3 से करेंगे 9 तिया 27, ये अपना fx आ जाएगा। इसमें f की भी जोड़ करनी है, जो कितनी दे रखी है, कितने नगर है, 35 है, तो इसका उत्तर 35 आएगा। इनकी जोड़ 35 ही आएगी। यह आएगा आपका सिग्मा f बराबर, इनकी जोड़ करनी है। इनकी जोड़ 0 से 0 एक तरफ लिखेंगे। 5 और 7 12, 4 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे 23, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, असल के 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो हमें क्या करना है, इसका सूत्र लगाना है सिग्मा एफ एक्स, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ एक्स कितना है 2430 बटे में सिग्मा एफ कितना है 35। इनकी भाग कर लेनी है यहाँ पे और इसका उत्तर आपके आ जाएगा। 5 के पार से काट लेते हैं इनको, तो 5 चौक 20, फिर 43, 5 8 40, फिर 30, तो 5 छंग 30। 5 के पार से काटेंगे तो ये कटेगा आपके 5 7 35। अब 486, इसमें आपको भाग देना है 7 का, तो 7 छंग 42, 7 7 49 ज़्यादा हो रहे हैं, 7 छंग 42। फिर इधर हमारा 6, तो 6 बचेंगे, 6 और तो जाएंगे 66 हो जाएगा। फिर 7 8 56, 7 नमकी 63, 7 नमकी 63, 63 में घटाएंगे इसमें से तो 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28 आएगा। 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 20 में वापस 7 दूनी 14, तो 69.42 इसके आंसर होंगे। तो हमने माध्य ज्ञात करना सीखा। अब हम इसमें इसका 8वां वाला सवाल है जिसमें आपको 225 बल्बों का जो प्रक्षित जीवन काल दे रखा है घंटों में और उपकरणों का बहुलक जीवन काल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या निकालना है आपको
बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको कोई नई सारणी नहीं बनानी, जो दे रखी है सारणी उसी से हम इसका काम कर लेते हैं और हमारा बहुलक भी आ जाता है। तो ये हमारी सारणी है, इससे हम बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग निकाला जाता है। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, नीचे की लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या होती हैं, जैसे इसमें ये 61 है, ये सबसे बड़े हैं, तो इसके ऊपर वाला जो वर्ग है वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 61, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 61 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग कौन सा है? 60 से 80। अतः बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 60 से 80। अब ये हमारा बहुलक वर्ग, तो इसमें हम ये तो हो जाएगा हमारा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसी पर आधारित आपको बाकी डिटेल बननी है। तो इसमें जो ये 60 से 80 है, ये तो ये 60 है वो हमारा L है। इनका जो अंतर है वो अंतर कितना है? इसमें अंतर है इसका 20, तो ये H बराबर 20 है। इनके हम यहाँ पे मान, इनका प्रतीक बना के मान लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका L बराबर कितना लिखेंगे? 60 प्लस F1 कितना है? जो सबसे बड़ी संख्या वो हमारा F1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा F1, इससे पहले F0, इसके बाद में F2 है। तो F1 कितना है? 61 है। F2 कितना है? ये F0 कितना है? तो F0 है हमारे पास में 52, और F2 कितना है? वो है 38, और H कितना है? वो है 20। मान लिखेंगे हम इसमें, सूत्र लिख के। सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 इंटू में H। इन सभी केस में मान लिखेंगे। तो L का मान कितना है? 60 है, तो हम यहाँ पे 60 लिख लेंगे। तो 60 प्लस F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 और बटे में 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस में F2 कितना है? F2 है 38 इंटू H कितना है? H है 20। इसको हल करने के लिए पहले इस कोष्टक को हल करेंगे। तो ये 60 प्लस ये हमारा जो 61 में से 52 गए, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 9 इंटू 20 और बटे में कितने हैं? 61 को डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 122 हो जाएगा। 122 माइनस, इनको हम घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो 6 और ये 5 और 3 और 2 और 8 जुड़ेंगे, 8 और 2 0 हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे घटा लेना है। तो 60 प्लस यहाँ पे 90 से ये 20 नहीं कटेंगे, 2 के पार से ऊपर वाले नीचे नहीं कटेंगे क्योंकि माइनस है। ऊपर हो जाएगा हमारा 180 और बटे में ये कितना बचेगा? 2 के 2 और 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब 180 बटे 32 है, तो 60 प्लस 180, इनको हम काट लेते हैं 4 के पार्ट से। 4 के पार्ट से ये कटेगा आपके 4 चौक 16 बार, फिर 2 बचेंगे, 20 बचेंगे, 4 पंजे 20 बटे 4 8 32, ये हमारा 8 बार कट जाएगा। अब और इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो 40 प्लस अब 45 में भाग दे दो पॉइंट में 8 का, तो 8 पंजे 40, 5 बचेंगे 50 पॉइंट, 50 के लिए 8 संग 48, फिर 2 बचेंगे 20, 8 दूनी 16। तो इसके जो उत्तर हैं वो 5.62, दोनों को जोड़ेंगे तो 65.62 इसके आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। 1 घंटे का ये वीडियो आपने देखा है तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड करके रख लेना, उसके ऊपर आप वगैरह टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। मॉडल पेपर वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपके जो प्री बोर्ड वगैरह है कोई भी पेपर है तो आप उनमें भेज सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपना जो एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। तो मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेष। अब अपने जो बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं की, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आपके जो अच्छे नंबर आपके पूरे आएंगे। तो उम्मीद और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो अच्छी मेहनत करें 2024 में और अच्छे से अंकों से सफलता हासिल करें। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।